हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली काफी सोचने के बाद जियन को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से आइजुन फोर्स को बाहर निकालने का एक रास्ता मिल जाता है और जियन आइजुन फोर्स को निकालने की प्रोसेस शुरू कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पूरे कपड़े उतारकर एक बाथ टब में बैठ जाती है। उस बाथ टब में जियन ने अपने हेवनली फ्लेम और कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डाल दिए थे जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फायर टाइप एनर्जी थी। ये फायर टाइप एनर्जी आइजुन फोर्स को मेल्ट करने लगती है। इधर जियन जिनलिन के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे कुछ सामानों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए सामान ला सकती हो? ये कहकर जियन जिनलिन को एक पेपर दे देता है। जिनलिन तुरंत वो पेपर ले लेती है और उस पर लिखी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के नाम पढ़ने लगती है और उन सभी को पढ़ने के बाद वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लेने वो रवाना हो जाती है। अब आगे जियन ने सेफ्टी के लिए जिनलिन के साथ अपने डेमन पपेट भेज दी थी। जिनलिन सामान लेने रवाना हो गई थी। इधर जियन की नजरें अभी लिटिल फेरी डॉक्टर पर टिकी हुई थी। आइजुन फोर्स मेल्ट होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से निकल रही थी। ये देख जियन राहत की सांस लेता है, मगर उसे अभी थोड़ी परेशानी भी हो रही थी क्योंकि उसने आइस रिवर वैली के साथ दुश्मनी ली थी, जिसके पास सिर्फ डाउजोंग लेवल के नहीं बल्कि डाउजुन लेवल के भी वॉरियर थे और वो भी एक से ज़्यादा। मगर अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था, इसलिए जियन अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोच रहा था। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी था लिटिल फेरी डॉक्टर का ठीक होना। अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ठीक हो जाती तो जियन की आधी मुसीबत खत्म हो जाती, जिसके बाद जियन टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन कर देता और जियन को एक डाउजन लेवल के वॉरियर का साथ मिल जाता। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से ये आइजुन फोर्स निकलते निकलते 4 दिन लग गए थे। इन 4 दिनों के दौरान जियन ने उस बाथ टब में कई सारे फायर टाइप की एनर्जी वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डाले थे और कई बार अपनी हेवनली फ्लेम भी डाली थी, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से वो आइजुन फोर्स अब लगभग पूरी तरह से निकल चुकी थी। पर बस इतनी कम आइजुन फोर्स को निकालने में उसे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ये देख जियन समझ गया था कि फ्यूचर में उसे इस आइजुन फोर्स से संभल कर रहना होगा, वरना उसके लिए आइस रिवर वैली से डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जियन के सामने अभी के लिए एक बाथ टब रखा था जिसके अंदर लाल रंग का पानी भरा हुआ था। उस लाल रंग के पानी से लगातार फायर टाइप एनर्जी निकल रही थी जो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जा रही थी और उसके अंदर से आइजुन फोर्स को बाहर निकाल रही थी। अभी के लिए गर्मी की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर का हाल बेहाल था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसका पसीना उस बाथ टब में गिर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो पसीने की बूंदें बाथ टब के पानी को टच करती, बाथ टब की गर्म एनर्जी उन्हें हवा में ही खत्म कर देती थी, जिससे ये एनर्जी कितनी ज़्यादा खतरनाक है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी के लिए अगर लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा छोड़ दिया जाए तो उसकी पूरी बॉडी में से वो आइजुन फोर्स निकल चुकी थी। एक तरह से कहा जाए तो वो सारी की सारी आइजुन फोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से निकलकर उसके चेहरे में आ गई थी। अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ने लगता है। ये देख जियन तुरंत बाथ टब में अपने हेवनली फ्लेम डालकर उसका टेम्परेचर और बढ़ा देता है, जिससे अब लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा लाल होने लगता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से एक वाइट कलर का फॉग निकलता है और लिटिल फेरी डॉक्टर एक उल्टी कर देती है। लेकिन उस उल्टी से ना ही खून निकलता है और ना ही बाहर पानी आता है। उस उल्टी से लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से एक आइस क्यूब निकला था। वो आइस क्यूब बहुत ही छोटा था। उल्टी की फोर्स के साथ आइस क्यूब सीधा जाकर केव की एक दीवार से टकरा जाता है और उसके केव की दीवार से टकराते ही उस दीवार पर बर्फ की एक मोटी परत चढ़ जाती है। कोई सोच नहीं सकता था इतना छोटा आइस क्यूब किसी को इतना नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइस क्यूब लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से निकल चुका था। आइस क्यूब के बॉडी से बाहर आते ही लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे का सारा पीलापन गायब हो जाता है और अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही पहली वाली चमक आने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि अगर कोई भी उसे देखता तो उसे उससे प्यार हो जाता। कुछ ही देर में लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इधर जियन जो उसका इलाज कर रहा था, उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उसे भी ये पता चल जाता है
वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हारी बॉडी से वो आइजन फोर्स पूरी तरह से बाहर आ गई है? क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो? तो लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की हामी मिलती ही जियान राहत की सांस लेता है। उसकी मेहनत रंग लाई थी। फाइनली लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जियान कहता है, अच्छा हुआ अब तुम ठीक हो गई हो, चिंता मत करो। भले ही अभी तुम थोड़ी सी घायल हो, लेकिन ये बस नॉर्मल चोटें हैं जो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए पिल भी रिफाइन कर दूंगा, जिससे तुम और जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन फिर से कुछ नहीं कहती है। इधर जियान को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ बोल क्यों नहीं रही है। कहीं वो गूंगी तो नहीं हो गई है। तभी अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, तुम तुम क्या थोड़ा पीछे मुड़ सकते हो? मुझे कपड़े पहनने हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा अभी के लिए पूरी तरह लाल था। इधर जियान जब भी सुनता है, तब उसे याद आता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर तो बिना कपड़ों के बाथटब में बैठी है, और उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है। वो तुरंत कहता है, हाँ हाँ मैं पलटता हूँ, और ये कहकर वो पीछे पलट जाता है। इधर जियान के पलटते ही लिटिल फेरी डॉक्टर बाथटब से बाहर आती है और अपनी स्पेस्टो रिंग से कपड़े निकालकर पहन लेती है। उसने कपड़े पहन लिए थे, और अभी के लिए वो बिल्कुल पहली वाली लिटिल फेरी डॉक्टर लग रही थी। अब वो जियान की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, अब तुम मेरी तरफ देख सकते हो। ये सुन जियान पीछे की तरफ मुड़ जाता है, और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी आंखें लिटिल फेरी डॉक्टर पर टिक जाती हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए पहले वाली लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं लग रही थी। वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अभी के लिए जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पुराने वाले अवतार की याद दिला रही थी। वही पुराना वाला अवतार जिसे उसने क्विंगशैन टाउन में देखा था। आज से कुछ सालों पहले जब वो पहली बार लिटिल फेरी डॉक्टर से मिला था, तब वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। उसके अंदर यही मासूमियत थी। उसके बात करने का ढंग भी ऐसा था। शुरुआती में उनकी भले ही नहीं बन पाई थी, लेकिन बाद में वो अच्छे दोस्त बन गए थे, और उनकी ये दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर से दूर चला गया, और लिटिल फेरी डॉक्टर उस दौरान बहुत परेशान रही थी। उसने काफ़ी कुछ सहा था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर जो क्विंगशैन टाउन के ज़्यादातर लोगों के दिलों की रानी थी। सभी लोग जिससे प्यार करते थे, वो लिटिल फेरी डॉक्टर चूयून एम्पायर की पॉइजन लेडी में बदल गई थी। पॉइजन सेक्ट की पॉइजन लेडी में। और अगर वो दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर से नहीं मिलता, तो शायद आज भी लिटिल फेरी डॉक्टर वही पहली वाली चूयून एम्पायर की पॉइजन लेडी ही बनी रहती। या यह कहो कि शायद अब तक उसकी बॉडी का वो पॉइजन इरप्ट हो गया होता, और चूयून एम्पायर, जियामा एम्पायर जैसे कई एम्पायर के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर भी खत्म हो गई होती। जियान ये मन ही मन सोच रहा था, और उसकी नज़रें अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर पर टिकी हुई थी। ये देख लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? ये सुनकर जियान अपने होश में आता है और कहता है, मैं एक ब्यूटी को देख रहा हूँ जिसे मैंने पास्ट में देखा था। अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, मगर जियान इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसने ये बात मजाक में कही थी। हाँ, ये बात सच थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन जियान उसे बस अपना एक फ्रेंड मानता था, फ्रेंड से ज़्यादा कुछ और नहीं। इधर जियान अब जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। ये प्रोसेस अगले 5 मिनट तक चलता है, और 5 मिनट बाद जियान अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। वो खुशी के साथ कहता है, तुम्हारी रिकवरी तो मैंने जितना सोचा था उससे भी फास्ट हो रही है। तुम्हारी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और अगर तुम ये पिल खाओगी तो तुम अगले 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगी। ये कहकर जियान जल्दी से अपने स्पेस स्टोरिंग से एक पिल निकालता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर वो गोली लेकर देखने लगती है। उसे जियान की रिफाइनमेंट स्किल पर पूरा भरोसा था। अभी वो गोली को ताड़ ही रही थी, तभी जियान उससे पूछता है, तुम्हारी पॉइजन बॉडी का अभी क्या हाल है? उसे इरप्ट होने में अभी कितना टाइम है? ये सुनकर
लिटिल फेरी डॉक्टर पहले थोड़ा शांत रहती है, जिसके बाद एक स्माइल के साथ कहती है, मैं सेंस कर सकती हूँ, अभी भी इसे इरप्ट होने में कम से कम 2 से 3 महीने हैं। चिंता मत करो जियन, मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ। और अगर फ्यूचर में किसी कारणवश मेरी ये बॉडी इरप्ट भी हो गई तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। ये सुनकर जियन नाखुश हो जाता है। उसे लिटिल फेरी डॉक्टर का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ये लड़की कभी भी खुद पर ध्यान नहीं देती थी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी इतने हल्के में लेती थी। जियन कहता है, ये इतने शांत बैठने की बात नहीं, हमारे पास 2 से 3 महीने हैं। पर तुम चिंता मत करो, इन 2 से 3 महीनों में मैं स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर जरूर ढूंढ लूंगा, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी से हमें पॉइजन निकाल पाएंगे। जियन के पास अभी के लिए रैंक 6 के मॉन्स्टर का कोर तो था, लेकिन उसे असल में रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर की ज़रूरत थी। और अगर अभी के लिए वो रैंक 6 के कोर से ऐसी कुछ कोशिश करता तो ऐसे में लिटिल फेरी डॉक्टर के ठीक होने के बजाय उसके घायल होने के ज़्यादा चांस थे। रैंक 6 का कोर अभी के लिए उसने बस सेफ्टी के लिए रखा था। आखिरी मोमेंट पर अगर उसे रैंक 7 का कोर नहीं मिला तो वो इसी कोर को इस्तेमाल कर कर आखिरी कोशिश करेगा। लेकिन जब तक ऐसा मोमेंट नहीं आता था, जियन रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को ढूंढने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा था। इधर जियन के मुंह से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का नाम सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा चौंक जाती है, जिसके बाद वो अजीब सी आवाज़ में कहती है, क्या तुम स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को ढूंढ रहे हो? हाँ, जियन ने तुरंत कहा। वो आगे कहता है, असल में मुझे एक रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर की ज़रूरत है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कहती है, जियन, अगर तुम्हें एक रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। असल में मैंने सुना था इस माउंटेन रेंज में स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट रहते हैं, और अगर हम ढूंढें तो शायद हमें एक रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट भी मिल सकता है। जियन ये सुनकर पहले तो चौंक जाता है, फिर उससे पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है, ये फॉलन गॉड माउंटेन रेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ पर मौजूद ये पॉइजन यहाँ की हवा में ऐसे ही नहीं आया है। असल में इस जगह पर कई सारे पॉइजनस इंसेक्ट और पॉइजनस मैजिकल बीस्ट रहते हैं। उनकी सांसों से ही निकली वो पॉइजनस गैस की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई है। इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में कई तरह के मैजिकल बीस्ट फैक्शन हैं, लेकिन जो यहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट है वो है एक रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट। हाँ, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा पावरफुल दूसरे मैजिकल बीस्ट हैं, लेकिन अगर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट में देखा जाए तो शायद वही रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आज से कुछ दिनों पहले जब मैं भागकर इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में आई थी, तब शायद उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मेरे वहाँ आने के बारे में पता चल गया था, और पता नहीं कैसे उसे मेरी पॉइजन बॉडी के बारे में भी पता चल गया था। एक रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो यहाँ तक कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आज से कुछ दिनों पहले जब मैं घायल थी, तब वो एक ह्यूमन में ही ट्रांसफॉर्म होकर मेरे पास आया था, और उसने मुझसे कहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ, क्योंकि उसे अपने वंश को आगे बढ़ाना है। लेकिन मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया था। उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा घायल थी और बड़ी मुश्किल से उससे बचकर भागने में कामयाब रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि वही हमारे इतने काम आने वाला है आगे चलकर। ये सुन जियन कहता है, लगता है तुम्हारी ये ब्यूटी मैजिकल बीस्ट को भी तुम्हारा दीवाना बना सकती है। मुझे नहीं लगा था कि सच में एक मैजिकल बीस्ट भी तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा लाल हो जाता है, और वो अपने लाल चेहरे के साथ कहती है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है जियन, और तुम मुझे इस तरह क्यों चिढ़ा रहे हो? ये सुनकर जियन हंसने लगता है, और लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा और ज़्यादा लाल हो जाता है। थोड़ी देर के हंसी मजाक के बाद जियन कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, ध्यान से सुनो, अभी के लिए तुम थोड़ी घायल हो, इसलिए सबसे पहले तुम पूरी तरह से हील हो जाओ, जिसके बाद ही हम उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने जाएंगे।
वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर सोच में पड़ जाती है और कुछ देर बाद कहती है, जियन, जब आखिरी बार मैं उससे मिली थी तब हमारे बीच कोई फाइट नहीं हुई थी, पर जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अभी के लिए ज़रूर एक 8 स्टार डाउजोंग होगा या इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ये सुनकर जियन राहत की सांस लेता है। एक 8 स्टार डाउजोंग, इसने पावरफुल मैजिकल बीस्ट को तो वो मार सकता था। जियन के पास उसकी अर्थ डेमन पपेट थी, उसकी हेवनली फ्लेम्स थी और ज़रूरत पड़ी तो उसके पास टियान हाउ भी थे। ऐसे में एक 8 स्टार डाउजोंग को मारना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। मगर अगर मौका मिले तो वो पहले टियान हाउ की बॉडी रिफाइन करना चाहता था, क्योंकि अगर टियान हाउ की बॉडी रिफाइन हो जाती तो जियन की आधे से भी ज़्यादा मुसीबतें ऐसे ही खत्म हो जाती। जियन कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम अभी के लिए अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, उसके बाद ही हम आगे क्या करेंगे इसके बारे में सोचेंगे। तुम अभी के लिए अपनी रिकवरी पर ध्यान दो और मैं जंग की तैयारी करता हूँ। भले ही वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट एक 8 स्टार डाउजोंग हो, मगर वो एक मैजिकल बीस्ट है। ऐसे में हम उसे कम नहीं आंक सकते हैं, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई एबिलिटी होगी, इसलिए मुझे फाइट के लिए तैयारी करनी होगी। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।